हेलो गाइस, वेलकम टू ईटीपी नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज हम बात करेंगे ईटीपी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों और जवाबों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीपी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल और जवाबों के बारे में। तो ये बेसिकली दो वीडियोस होने वाली है हमारी। पहली जो वीडियो है वो है टेक्निकल राउंड के बारे में और जो दूसरी वीडियो है वो है पर्सनैलिटी चेक राउंड के बारे में। यानी कि जो टेक्निकल राउंड हमारा होने वाला है, जो पहली वीडियो है टेक्निकल राउंड, इसमें आपके जो प्रोफेशन है कि आपको एटीपी में क्या करना है, कैसे करना है, क्या करते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। और पर्सनैलिटी चेक जो राउंड है, इसमें आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप उस काबिल हो या नहीं हो, आपने कितना सीखा है, आप किस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो, वगैरह वगैरह, ये सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट इज वेस्ट वाटर एंड हाउ इट इज जनरेटेड। इसका आंसर है वेस्ट वाटर इज द वाटर दैट एमिट्स आफ्टर fresh water is used by human beings for domestic, commercial and industrial use. Wastewater coming from the kitchen and bathroom is called grey water, and water used to flush toilet to evacuate human excreta is called black water or sewage. Waste comes after being used in industry for the manufacturing process is called effluent। यानी कि वो वेस्ट वाटर वो होता है जो कि फ्रेश वाटर है उसका जो इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद जो पानी बनता है उसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं। चाहे वो हमारे डोमेस्टिक यानी कि घरों में इस्तेमाल हो रहा है, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है उसका। ठीक है। तो एक वेस्ट वाटर है जो कि हमारा किचन या बाथरूम से आता है उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। और वाटर जो हमारा टॉयलेट फ्लश करने के बाद जनरेट होता है उसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि जो कंपनीज में इंडस्ट्रीज में यूज होता है उसे हम इफ्लुएंट कहते हैं। अगला सवाल है व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि वेस्ट वाटर के हमारे क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि क्या क्या उसके तत्व होते हैं। तो वेस्ट वाटर कंटेन्स ऑल द डिजॉल्व मिनरल्स प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर दैट was used and which becomes wastewater, as well as all the other contaminants like chemicals, heavy metals, organic matter, that is protein, carbohydrate, oil and fats, etc. These contaminants are degradable and use oxygen in the degradation process. Therefore, these are measured in terms of their demands for oxygen, which can be established by certain tests in the laboratory demand। यानी कि वेस्ट वाटर जो होता है हमारा वो कई चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि उसमें डिजॉल्व मिनरल्स होता है जो कि फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है। उसमें अदर केमिकल कंटामिनेंट्स लाइक केमिकल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्रोटीन हो सकते हैं जो कि हमारे मीट वगैरह, मीट प्रोसेसिंग जो हमारे प्लांट होते हैं वहां से प्रोटीन निकलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑयल एंड फैट्स होता है। ठीक है। ऑयल हमारा जो ईडिबल ऑयल होता है वो भी हो सकता है, और जो हमारा मिनरल ऑयल हो सकता है वो हो सकता है ऑयल एंड ग्रीस वगैरह। ठीक है, एटसेट्रा। दिस कंटामिनेंट डिग्रेडेबल, और ये जो कंटामिनेंट्स होते हैं ये डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये टूट सकते हैं, जिसमें कि टूटने में इनका क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। अगर ऑक्सीजन इनको सप्लाई की जाए तो ये जो कंटामिनेंट्स है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो इनको ब्रेक डाउन होने में कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है वो हम एक केमिकल मेथड और एक हमारा जो लेबोरेटरी होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा व्हाई ट्रीट द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट क्यों होना चाहिए। तो इसका जवाब इस तरीके से हो सकता है कि मच ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस डज नॉट रिक्वायर पोर्टेबल, दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। इट कंटेन्स pollutants like chemicals, heavy metals and pathogens that can pollute fresh water from lakes, river and the groundwater table if discharged without treatment. Also, it is an offense and invite prosecutions under the laws of pollution control boards in the country. Sewage must necessarily be treated correctly and then reused or recycled for various uses that do not need potable water quality. Recycling or reusing treated sewage can reduce freshwater requirements very sustainably by almost 50 to 60%। इसलिए हमारा बहुत सारा पानी जो है वो क्या होता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस यानी कि घरों में और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। और वो जो पानी होता है वो पोर्टेबल वाटर होता है। ठीक है। और वो पोर्टेबल वाटर जब क्या होता है कि जब वो पॉल्यूटेंट हो जाता है, यानी कि जब वो खराब हो जाता है
तो उसमें क्या होता है, हैवी केमिकल्स और हैवी मेटल्स, केमिकल्स या पैथोजेंस आ जाते हैं। ठीक है, अगर उस पैथोजन को हम उस इफ्लुएंट को अगर डायरेक्टली हम फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि लेक, रिवर या डायरेक्टली हम उसे ग्राउंड में डालते हैं, तो वो क्या होता है, अंडरग्राउंड चले जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि वो वहां पर पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा जैसे कि जो हमारे पीसीबी हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, या एसपीसीबी हमारे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, अगर हम इस पानी को बिना ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज करते हैं तो ये एक जुर्म जुर्म माना जाता है। ठीक है, तो एक जुर्म है ये जो इसे माना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सीवेज मस्ट बी नेसेसरी बी ट्रीटेड करेक्टली। ठीक है, और जो हमारा सीवेज है या इफ्लुएंट है उसको प्रॉपर तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, ट्रीट होना चाहिए, ताकि वो रीयूज या रिसाइकिल हो सके। ठीक है, ऐसे कामों के लिए हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग के लिए हो गया, वॉशिंग के लिए हो गया, फ्लोर वॉशिंग के लिए हो गया हमारा। ठीक है, इस चीज के लिए इसे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इस रिसाइकलिंग वाटर का या जो भी हम वाटर का रिसाइकिल करते हैं, ईटीपी का पानी जो भी हम ट्रीट करते हैं, उस पानी को अगर हम रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, तो हमारा जो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 50 से 60% वो घट सकती है। यानी कि अगर हम रीयूज करें इस ईटीपी के पानी को, तो हमें कम से कम 50 से 60% पानी जो फ्रेश वाटर है उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। अगला सवाल है हमारा, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, यानी कि नाइट्रोजन कितने प्रकार से नाइट्रोजन इफ्लुएंट में पाई जाती है, वेस्ट वाटर में पाई जाती है। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। द फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन होती है हमारी। सेकंड वन इज अमोनियम नाइट्रोजन, थर्ड वन इज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, एंड फोर्थ वन इज नाइट्रेट। ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है मुख्यतः चार प्रकार से वेस्ट वाटर में पाई जाती है। पहली जो हमारी नाइट्रोजन N2 होती है, दूसरा हमारा ये अमोनिया के फॉर्म में पाई जाती है, तीसरा नाइट्रेट के फॉर्म में पाई जाती है, और चौथा जो हो गया वो नाइट्राइट के फॉर्म में पाई जाती है। अगला सवाल है कि डिफाइन सीओडी, सीओडी क्या होता है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो हमारा सीओडी होता है, सीओडी क्या है, एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि हम उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है कि जो हमारे जितने भी वेस्ट वाटर में हमारा ऑर्गेनिक मैटर है और ये इनऑर्गेनिक मैटर है, बहुत प्रकार के जो हमारे मैटर्स हैं, उसको उसकी जो पूर्ति है वो उनको तोड़ने में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता लग रही है, उसे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो ठीक, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर केमिकल मेथड से हम डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये सिंपल से डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगला है डिफाइन बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं। तो biological oxygen demand, that is BOD, is the amount of dissolved oxygen needed, that is demanded by aerobic bacteria to break down the organic matter present in a given water sample at a certain temperature over a specific time period. The BOD value is most commonly expressed in milligram of oxygen consumed per liter of the sample during 5 days of incubation at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस भी हो गया हमारा कि हम बीओडी कैसे निकालते हैं। तो बीओडी क्या होता है हमारा कि बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन नीडेड। ठीक है, तो बीओडी के हमारा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आवश्यकता पड़ रही है, कितने ऑक्सीजन की मात्रा यानी कितने मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक है ऑर्गेनिक जो एरोबिक बैक्टीरिया है उन्हें, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ सकें। ठीक है, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, सॉरी, जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं पानी में, वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ सकें, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया उनको आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि वो जब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं तो उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 5 दिन के टाइम पीरियड पर और 20 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी सैंपल को, किसी बैक्टीरिया को किसी इफ्लुएंट में रखा जाता है, तो वहां पर वो कुछ इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो क्या करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे तोड़ता है
और उसे तोड़ने के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन ले रहा है उसे बीओडी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हमारा पानी होता है उसकी हार्डनेस के कारण क्या है, किस वजह से पानी की हार्डनेस आती है। तो जवाब है इसका, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन बिकॉज इट फॉर्म्स द इनसॉल्युबल सॉल्यूशन विद वाटर। ठीक है, तो जो हार्डनेस होती है पानी की वो किसकी वजह से होती है, पोटेशियम और कैल्शियम के आयन की वजह से, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता पानी में। अगला सवाल है, विच आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये सवाल भी आप लोगों से पूछा जाता है और कई लोगों से पूछा गया है कि आपके ईटीपी में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तरीके से बता सकते हो कि आपके प्लांट में क्या क्या होते हैं, बट बेसिकली ये तो लगभग हर ही प्लांट में यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहे हैं आपके प्लांट में तो आप वो बता सकते हो जो आपके प्लांट में यूज होते हैं केमिकल्स। और आप अगर इस तरीके से जवाब दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। तो मेरा एक्चुअली ये सब जो मैं आप लोगों को इंटरव्यू ये सब चीजें बताता हूँ इतना डीप में बताता हूँ ताकि आप लोग इन सब चीजें सीखें। आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप भी होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक प्रकार से ये लेसन होते हैं। तो आपको इन सब चीजें सीखना चाहिए कि आपको किस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से जवाब दोगे तो जो इंटरव्यूअर है उस पर आप एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहला केमिकल है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट यूज्ड फॉर कोगुलेशंस। ठीक है, जो एल्यूमिनियम सल्फेट या फेरस सल्फेट है वो कोगुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीइलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर फ्लोकुलेशंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू इंक्रीज द एसिडिटी। Sodium hydroxide to increase the basicity. Sodium carbonate is used to increase the alkalinity. Sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid and citric acid are used to reduce water alkalinity. ठीक है, अल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है और अल्कलिनिटी घटाने के लिए यानी कि एसिडिटी बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक एंड सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। and last one is sodium hypochlorite for disinfection of effluent। ठीक है, जो आपका टर्शरी ट्रीटमेंट होता है वहां पर ये डिसइंफेक्शन का काम करता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, व्हाई यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी इज यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका सीधा सा जवाब है, यूरिया प्रोवाइड्स नाइट्रोजन and DAP provides phosphate which are the essential macronutrients for the bacteria। ठीक है, तो जो आपका यूरिया होता है उससे नाइट्रोजन मिलता है और जो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है उससे आपका उससे आपका फॉस्फेट मिलता है जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो यूरिया और डीएपी जो है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।